हेलो फ्रेंड्स, कैवल्य पॉलिटी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भारती से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब तक हम ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए बहुत सारे चार्टर एक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। राजपत्रों को या राजलेखों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अधिनियम। इससे पहले भी अधिनियम थे, परंतु अब क्या है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से और उसका प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करना अब प्रारंभ हो जाएगा। वैसे वो कर रही थी प्रशासनिक रूप में, लेकिन अब पूरी तरीके से ये प्रशासनिक निकाय ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो 1833 का चार्टर एक्ट था, ये आता क्यों है, इसके बहुत सारे कारण हैं। वो कारण क्या है, इसे हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसका सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो कारण है वो है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़े बाज़ारों की मांग होना। एक्चुअल में हुआ ये था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद में हुआ ये था कि जब ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां थी, वो पूर्वी देशों के अंदर या ब्रिटेन से बाहर क्या करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार उन्हें अनुमति नहीं दे रही थी। हुआ यूँ कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके सीमित व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, वैसे ही अन्य कंपनियों को व्यापार करने का मौका मिल गया। जब उनको मौका मिला तो क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो गया। बहुत बड़े पैमाने पर इंग्लैंड में माल बनाया गया, सामान बनाया गया, परंतु बना तो लिया गया व्यापारियों के द्वारा, परंतु उसे बेचा कहाँ जाए, उसके लिए एक बड़े बाज़ार की ज़रूरत थी। और अंग्रेज़ों को सबसे बड़ा जो मार्केट लगा वो लगा भारत, चीन। अब चीन के साथ तो व्यापार कंपनी कर रही थी, इसलिए सबसे पहले ज़ोर तो अंग्रेज़ व्यापारियों ने लगाया किस पर, कि चीन के साथ व्यापार को अब बंद किया जाए, ताकि हम भी चीन के साथ क्या कर सकें, व्यापार कर सकें। तो अब इस चार्टर एक्ट के तहत क्या कर दिया जाएगा, इस चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ व्यापार जो 1813 के चार्टर एक्ट तक चालू था, अब उसे क्या कर दिया जाएगा, बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। और अब क्या किया जाएगा, जो ब्रिटिश व्यापारी है, जो उन्हें कंपनियां हैं, ये भारत में और चाइना में क्या करेंगी, अब व्यापार करने के लिए उनके लिए खुला मार्ग हो चुका है। और चूँकि ये एक प्रशासनिक निकाय बन जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अब उसे क्या मिल जाएगा, भारत में काफ़ी सारे अधिकार उसे मिल जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की सत्ता अब अच्छी तरह से कायम हो जाएगी। क्योंकि अब कंपनी के जो भी अधीक्षण क्षेत्र थे, नियंत्रित क्षेत्र थे, जो कंपनी ने बड़े मेहनत से अपने विस्तार क्षेत्र में मिलाए थे अपने व्यापार के ज़रिए, उन पर अब किसका अधीक्षण और नियंत्रण हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। अब क्या है, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, बड़े मार्केट के रूप में भारत का मार्केट उन्हें मिल चुका है, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर व्यापारी भी आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए कि उनके माल को भारत में आसानी से अपना ले, उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले, जो 1833 के चार्टर एक्ट, बहुत 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 ज़्यादा आपको पढ़ना उनके बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी उदारवादी नीतियों की वजह से ही इस चार्टर एक्ट को सुधारवादी एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सुधार किए गए थे, काफ़ी कुछ सुधारों की बात कही गई थी। इसलिए ये एक्ट जो था एक लेसेस फेयर के सिद्धांत पर भी काम कर रहा था। लेसेस फेयर का सिद्धांत क्या है, ये अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। जैसे कोई व्यक्ति योग्य है तो योग्यता के आधार पर उससे पदों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई सरकारी पद है और कोई व्यक्ति योग्य है तो उसे इस योग्यता के आधार पर कभी भी कोई भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। इसलिए इस एक्ट के तहत जो योग्यता के आधार पर सरकारी पदों में जो इनकी नियुक्ति होगी, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से किया जाएगा। लॉर्ड मैकाले और उपयोगितावादी विचारकों का भी इस एक्ट के ऊपर
काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। लॉर्ड मैकाले की तो काफ़ी सारे चर्चाएं हम इस एक्ट के तहत करेंगे भी, परंतु जो उपयोगितावादी विचारक है, अब ये क्या है उपयोगितावादी विचारक? उपयोगितावादी विचारक एंथम है, जेएस मिल है और जेम्स मिल है। ये जो तीनों विचारक थे, ये तीनों ही विचारक कैसे थे? सुधारवादी टाइप के थे। ये क्या करना चाहते थे? राज्य के द्वारा कम से कम 51% राज्य के द्वारा कुछ अच्छे कार्यों की अपेक्षा करते थे कि आप 51% जनता का क्या कर दें? भला कर दें। तो क्या हो जाएगा? 49% क्या हो जाएगा? अपने आप क्या हो जाएगा? उनका कार्य हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये इस उपयोगितावादी विचारकों पर भी इस एक्ट का काफ़ी प्रभाव था कि जो अब इस चार्टर एक्ट के तहत क्या किया जाएगा? इस चार्टर एक्ट के तहत भारत को अब उपनिवेश बना लिया जाएगा। वैसे भी व्यापार किया जा रहा था तो उपनिवेश तो वैसे भी था, लेकिन अब इसे खुले तौर पर अब भारत में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ज़ोर शोर से चलेगी, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा जो सोने की चिड़िया वाला देश लग रहा था वो लग रहा था भारत। अब भारत में शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, समाज सुधारकों के क्षेत्र में हर तरीके से ये क्या करने लग जाएंगे? सुधार के कार्यक्रम करने लग जाएंगे, क्योंकि अब इनका माल भारत में बिकने जा रहा था। ठीक है ना? अब इसी एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसी एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि पहली बार ये सुनिश्चित किया गया कि ये जो चार्टर एक्ट आ रहा है वो भारत सरकार, क्योंकि अब पहली बार ये कहा जा रहा है कि जो भारत की सरकार होगी वो कौन होगी? ब्रिटिश सरकार होगी, क्योंकि जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से? जो मद्रास, बम्बई, कोलकाता, बंगाल, ये सब कौन से प्रांत हो गए थे? ये सब हो गए थे ब्रिटिश प्रांत। तो अब इन सभी के ऊपर क्या नाम आ चुका था? भारत सरकार। ये भारत सरकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुनी गई, जो गवर्नर जनरल होता था वही भारत सरकार के नाम से जाना जाता था, और उनके द्वारा भेजा गया एक्ट था, इसलिए इन्हें भारत सरकार अधिनियम कहा गया। ठीक है? अब क्या है? इस एक्ट के तहत सबसे पहला प्रावधान तो ये किया गया कि कंपनी को वापस से 20 वर्षों का क्या दे दिया गया? शासन करने का अधिकार दे दिया गया, जो कि 20-20 वर्षों से बढ़ाया जा रहा है 1773 के अधिनियम से ही। ठीक है? दूसरा काम ये किया गया कि गवर्नर जनरल को इस एक्ट के तहत बहुत सारे अधिकार दे दिए गए, ऐसे असीमित अधिकार दे दिए गए जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही क्या किया गया? केंद्रीकरण का प्रयास किया गया, शासन प्रणाली को केंद्रीकृत किया गया। ठीक है? इसके तहत क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे अब क्या कर दिया जाएगा? इसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, और इस तरह से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? अब लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे। ठीक है? बंगाल के गवर्नर जनरल को ही अब पूरे समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। मतलब अब एक प्रांत का नहीं, मतलब पूरे समूचे भारत, पूरे भारत का गवर्नर जनरल अब कौन होगा? बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब कंपनी को क्या कर दिया गया है? कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार थे, वाणिज्यिक जो अधिकार थे, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। चाय और चीन के साथ व्यापार को बंद कर दिया गया तथा अन्य कंपनियों के लिए व्यापारिक मार्ग खोल दिया गया। ठीक है ना? अब जो और कंपनियां और व्यापारी वर्ग जो था वो भारत में क्या करेंगे? व्यापार करने के लिए आ सकेंगे। ठीक है? कंपनी को अब जो कंपनी है, व्यापारिक अधिकार अब इसका समाप्त हो चुका है। अब कंपनी का मुआवजा कौन देगा? कंपनी का मुआवजा ब्रिटिश सरकार ने किससे किया? भारतीय कोष से किया। ये तो नाइंसाफ़ी है। कंपनी नुकसान उठाती है और इसका मुआवजा किया गया भारतीय कोष से। अब कंपनी को पूरी तरीके से एक राजनीतिक और प्रशासनिक निकाय बना दिया जाएगा। ठीक है? अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और 1773 के अधिनियम के तहत
कार्यकारिणी में 4 सदस्य किए गए थे सर्वप्रथम। फिर उसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आया था, उसमें 3 सदस्य कर दिए गए थे। 1833 का चार्टर एक्ट है, इसके तहत ये सदस्य संख्या अब कितनी हो जाएगी, वापस से 4 हो जाएगी। ठीक है ना। इस कार्यकारिणी परिषद को किस नाम से जाना गया, भारत परिषद के नाम से जाना गया। अब क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, इसलिए सारी शक्तियां अब किसे दी जाएगी, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दी जाएगी। जितनी भी सैनिक शक्तियां हैं, असैनिक नागरिक शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां अब किसको दी जाएगी, इस परिषद को और गवर्नर जनरल को दी जाएगी। ठीक है। भारत का इस तरह से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ, जो कि 1828 में आए थे और 1835 तक ये भारत में रहे थे। ठीक है। इससे पहले भी लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर बन चुके थे 1803 के अंदर। ठीक है। 1805 में ये प्रमुख जनरल भी बनते हैं। ठीक है। इसके बाद कार्यकारिणी परिषद की सदस्यों की संख्या 3 से 4 कर दी गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले 1773 के एक्ट के तहत 4 की गई, फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 3 की गई, फिर 1833 के एक्ट के तहत वापस से 4 कर दी गई। ठीक है। परिषद के चौथे सदस्य के रूप में, क्योंकि 3 तो पहले से ही थे, परंतु जो चौथा सदस्य चुना गया वो एक विधि सदस्य के रूप में चुना गया था। चूँकि पूरे भारत के लिए अब पूरे समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन रहा है, तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, तो इसी गवर्नर जनरल को एक अधिकार और दिया गया। वो अधिकार था कि पूरे भारत के लिए एक तो बजट पेश भी परिषद और गवर्नर जनरल करेगी, और कानून भी कौन बनाएगा, अब परिषद और गवर्नर जनरल ही कानून बनाएगा। अब गवर्नर जनरल के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो कानूनों पर भी विस्तार से चर्चा कर सके, इसलिए चौथे सदस्य को जब शामिल किया गया तो वो विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किसे शामिल किया, लॉर्ड मैकाले को। ठीक है। लॉर्ड मैकाले को शामिल किया, जो कि प्रथम विधि सदस्य के रूप में भारत आए थे। ठीक है ना। अब ये जो विधि सदस्य था, अब आपको इतना बता दूं कि लॉर्ड मैकाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में विधियों का संहिताकरण किया था। इंडियन पेनल कोड की भी इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने पांडुलिपियाँ बनाई थी इंडियन पेनल कोड की। इन्होंने जब विधि आयोग बनाया, विधियों का संहिताकरण किया, विधि आयोग बनाया, तो सर्वप्रथम भारत में विधि का शासन इन्होंने लागू किया। विधि का शासन इन्होंने भारत में क्या किया, लागू किया। हालांकि लॉर्ड मैकाले चौथे सदस्य के रूप में आ रहे थे, तो इनको जो भी परिषद की बैठकें होती थी उसमें भाग लेने का तो अधिकार था। क्या था, इनको बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान नहीं कर सकते थे। ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है कि बैठकों में तो ये भाग ले सकते थे, परंतु मतदान का इनको कोई अधिकार नहीं था। ठीक है। अब एक और काम हुआ। क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाना है, तो कानून तो वो बना देंगे, कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, परंतु इसके ऊपर भी कौन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो कि सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन था। ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था, नियंत्रक जो मंडल था, वो क्या कर सकती थी, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कर सकते थे, अस्वीकृत कर सकते थे। कोई भी कानून जो गवर्नर जनरल बना रहे थे उसे अस्वीकृत कर सकते थे, और कोई सा भी कानून वो खुद भी बना सकते थे। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो भी कानून बनाए गए हैं उन्हें अब क्या कहा गया, अधिनियम कहा जा रहा है। ठीक है ना। अधिनियम कहा जा रहा है, जबकि आपने इससे पहले भी अधिनियम पढ़े हैं, परंतु अब कहा जा रहा है कि अब जो कोई भी विधियाँ बन रही हैं, कानून बन रहे हैं, तो अब उनको क्या कहा जाएगा, अधिनियम एक्ट कहा जाएगा। और इनसे पहले जो कानून बन चुके हैं उनको अब नियामक कानून या रेगुलेटरी
लॉज या विनियम कहा जाएगा। उन कानूनों को क्या कहा जाएगा? नियामक कानून, विनियम या फिर रेगुलेटरी लॉज कहा जाएगा। अब ये जो रेगुलेटरी लॉज है ये क्या है? रेगुलेटरी लॉज उन्हें कहते हैं जिन्हें परिस्थितिवश बनाया गया है, जो उस समय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बनाए गए थे और भविष्य में भी अगर ऐसी ही परिस्थिति होने पर क्या है, उन कानूनों को हम वापस से प्रयोग में ले सकते हैं। इस तरीके के कानून नियामक कानून कहे जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, इस एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास के गवर्नरों से क्या कर लिया गया? जो कानून बनाने की शक्ति इनको दी गई थी, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को, उनसे अब कानून बनाने की शक्ति को भी क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। क्योंकि अब कानून कौन बना रहा है? गवर्नर जनरल, और जो उसकी परिषद है क्या कर रही है? कानून बना रही है। तो बम्बई और मद्रास के गवर्नरों से उनकी विधायी शक्ति भी अब छीन ली गई है। ठीक है, विधियों का संहिताकरण किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया था। अब ये गवर्नर जनरल को दिया गया था, परंतु ये विधि आयोग का निर्माण 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। इस विधि आयोग में प्रथम जो विधि आयोग था, इसके अंदर 4 सदस्य और थे और इसका गठन 1834 में किया गया था। लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। अब इससे ये प्रूफ हो जाता है, अब जो संविधान बनाने का काम है वो इस एक्ट के तहत स्टार्ट हो जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, विधि का शासन भारत में सर्वप्रथम कौन लेकर आते हैं? तो लॉर्ड मैकाले सबसे पहले लेकर आते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडियन पेनल कोड का गठन किया, इनकी पांडुलिपियाँ बनाई और इन्हें संहिताबद्ध किया। ठीक है, अब विधियों का निर्माण हो चुका है, विधियों का संहिताकरण, संग्रहीकरण एक जगह हो रहा है, तो इससे क्या है, संविधान बनाने की दिशा में एक ढांचा तैयार हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, इसी अधिनियम की धारा 87 में एक चीज़ कही गई कि जो भी कंपनी के अधीन सरकारी पद है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक चाहते थे, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि भारत में जो भेदभाव सरकारी पदों को लेकर के है, उस भेदभाव को समाप्त करना। क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, जितने भी सरकारी पद थे उनके ऊपर योग्य व्यक्ति किन्हें माना? अंग्रेज़ों को माना। भारतीयों को छोड़ करके अंग्रेज़ों को उन्होंने सबसे ज़्यादा योग्यवान समझा और उनको जितने भी सरकारी उच्च पद थे उनके ऊपर अंग्रेज़ों को आसीन कर दिया। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं और वो क्या करते हैं, वो भारत के अंदर भारतीयों को उच्च पदों पर आसीन करते हैं और उनके साथ जो भी रंग, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव होता है तो उस भेदभाव को भी वो क्या करते हैं? मिटाते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत जो धारा 87 थी उसमें ये बात कही गई कि कंपनी के अधीन कोई भी सरकारी पद है, उसके चयन में किसी भी व्यक्ति के साथ रंग, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जो योग्य होगा उसे क्या दिया जाएगा? सरकारी पद अवश्य दिया जाएगा। ठीक, मतलब कि जो योग्य होगा उन्हें अब क्या किया जाएगा? सरकारी पद अवश्य दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि लेसेस फेयर का सिद्धांत, अब कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके आंतरिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर इनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। काफ़ी कुछ सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में किए। ठीक है, अब एक और काम किया गया कि अब अंग्रेज़ों को इस एक्ट के तहत खुल्लम खुल्ला न्योता भारत में मिल गया। कैसे? क्योंकि इस एक्ट के तहत ये कह दिया गया साफ साफ कि भारत में अब अंग्रेज़ों को बिना लाइसेंस आने जाने, बसने और ज़मीन खरीदने और व्यापार करने की पूरी तरीके से छूट दी जाती है। क्योंकि भारत में व्यापारी आ रहे हैं, माल की बिक्री करने के लिए आ रहे हैं, तो भारतीयों के लिए कुछ अच्छे कानून लाना बहुत ज़रूरी था ताकि भारतीय उन्हें एक्सेप्ट कर सके, और एक्सेप्ट करेंगे, उनके भले के लिए कोई कार्य करेंगे तो वो माल हमारा ख़रीदेंगे भी, और हमसे क्या होंगी, हमसे जो अंग्रेज़ है उनसे उनको क्या होगी? हमदर्दी भी होगी, उनके माल को वो अच्छे से
खरीद पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ सुधार किए जाएंगे लॉर्ड मैकाले के द्वारा और हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भी। ठीक है, अब इसी एक्ट के तहत परिषद को, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसे राजस्व के संबंध में ये पूरा अधिकार दिया गया कि वो क्या कर सके, पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का उनको क्या मिल गया था, अधिकार मिल गया था। मतलब कि वो पूरे देश के लिए क्या करेंगे, एक ही बजट बनाएंगे। केंद्रीकरण की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या होगा, एक ही बजट बनेगा, एक ही प्रकार के कानून बनेंगे पूरे भारत के लिए, कानून भी गवर्नर जनरल बनाएंगे और सारी की सारी शक्तियाँ, जो सैनिक नागरिक शक्तियाँ हैं, वो सारे के सारे गवर्नर जनरल में उनको मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या है, एक और काम इसके तहत किया जाने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु वो हो नहीं सका। वो था सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन, परंतु ये पहली बार था। अब आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा एक्ट था जिसमें सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतिस्पर्धा का आयोजन की बात कही गई थी, सबसे पहली बार इसकी बात कब कही गई, तो वो कही गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। परंतु कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे, इन्होंने इसका बहुत विरोध किया। इन्होंने कहा अगर भारतीयों को सिविल सेवाओं में दे दिया जाएगा तो क्या होगा, भारतीयों में समझ, जागरूकता उत्पन्न हो जाएंगी और एक दिन वो हमारी जो चाल है उसे समझ जाएंगे और शायद हो सकता है भारत में इसके लिए विद्रोह की भावना भी आ जाएगी। तो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे, इन्होंने काफ़ी विरोध किया, इसीलिए इस प्रावधान को क्या कर दिया गया, अंत में समाप्त कर दिया गया था। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने 1832 में दास प्रथा का अंत करवाया था, लेकिन इसकी पूर्ण जो क्रियान्विति है वो लॉर्ड एलनबरो के काल में होती है, 1843 में जाकर के होती है। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रावधान किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर हुआ था। ठीक है, 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही मानव बलि का भी अंत किया था। और इन्होंने एक चीज़ और सामाजिक सुधारों में किया था, धर्म परिवर्तन के कारण कोई भी जो पैतृक संपत्ति से किसी को वंचित कर दिया जाता था, तो इनका ये सुझाव था कि भारत में क्या किया जाए कि धर्म परिवर्तन के कारण किसी की भी पैतृक संपत्ति को अब नहीं छीना जाए, उसे वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में राजनीतिक सुधार तो किए ही, ब्रिटिश साम्राज्य का भी काफ़ी विस्तार किया। इन्होंने समाज सुधारों में भी सती प्रथा का, मानव बलि प्रथा का, शिशु हत्या प्रथा का अंत किया, दास प्रथा का अंत किया। धर्म परिवर्तन के कारण किसी की पैतृक संपत्ति अगर छीन ली जाती थी तो उसको भी अवैध घोषित करवाया इन्होंने। ठीक है, और काफ़ी कुछ सुधार शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने किए, जैसे लॉर्ड मैकाले ने जब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बताया तो इन्होंने उसका समर्थन किया। और कलकत्ता में भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी और रुड़की में भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज भी इन्होंने स्थापित करवाया था। ठीक है, आर्थिक सुधारों में भी बहुत सारे काम इन्होंने करवाए थे, जैसे वार्षिक खर्चे को इन्होंने घटाया, सार्वजनिक जो ऋण होता था उसको भी इन्होंने कम करवाया और इसी के साथ में चाय और चीन के साथ जो व्यापार होता था उसकी समाप्ति भी इन्होंने करवाई थी और ज़मींदारों और किसानों दोनों को इनकी वजह से काफ़ी राहत भी मिला था। ठीक है, न्याय सुधारों में भी बहुत सारा काम किया था। इन्होंने आगरा के अंदर सुप्रीम कोर्ट का गठन करवाया, बंगाल में जूरी प्रथा थी, इसे क्या करवाया, इसको प्रचलन में लाया गया। और जो लॉर्ड मैकाले थे, उन विलियम बेंटिक के समय में ही लॉर्ड मैकाले आए थे जिन्होंने कानून का कोड तैयार किया था। अब इन लॉर्ड मैकाले को क्या कहा जाता था, भारत में नवीन मनु कहा जाता था, किसका, कानून बनाने की वजह से, कानूनों का संहिताकरण करने की वजह से लॉर्ड मैकाले को के.एम. पणिक्कर ने भारत का नवीन मनु कहा था। इस बात को ध्यान में रखना, भारत का नवीन मनु लॉर्ड मैकाले को किसने कहा, तो के.एम. पणिक्कर ने कहा था। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में न्याय विधान की व्यवस्था की थी, सबसे पहले भारत में कानून का शासन स्थापित किया और सभी के लिए कानून की एकरूपता का
पोषक इन्होंने कानून विधि के शासन को बनाया था। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इन्होंने भारत के संदर्भ में कहा कि भारत के अंदर पूरी तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति पर भी बल दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही संभागीय आयुक्तों की भी नियुक्ति हुई। काफ़ी कुछ सुधार इनके काल में हुए, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल को क्या कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल को क्या कहा जाता है? सुधारों का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुधारों का काल किसे कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल को कहा जाता है। अब कुछ बातें लॉर्ड मैकाले के बारे में भी समझ लेते हैं। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? लॉर्ड मैकाले, अब इन्होंने क्या किया था? 1835 में एक कार्य किया जा रहा था कि शिक्षा का माध्यम भारत में किसे बनाया जाए। शिक्षा का माध्यम जो भारत में बनाया जाए वो किसे बनाया जाए? तो लॉर्ड मैकाले ने और विलियम बेंटिक ने दोनों ने ही सुझाव दिया कि शिक्षा का माध्यम किसे बनाया जाएगा? अंग्रेजी को बनाया जाएगा, और जो साहित्य होगा वो भारतीय ना होकर के कौन सा होना चाहिए? यूरोपीय होना चाहिए। क्योंकि लॉर्ड मैकाले का मानना था कि जो यूरोप की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का एक अलमारी का जो बॉक्स है वो भारत और पूर्वी देशों के संपूर्ण साहित्य से कई गुना मूल्यवान है। भला ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता तो अलाउद्दीन खिलजी किस लिए नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाते? अगर हमारा ज्ञानकोश इतना ही कम मूल्यवान होता तो। इसलिए भरोसा था इनको अपने साहित्य के ऊपर कि अगर हमारा यूरोपीय साहित्य पढ़ा जाए भारतीयों के द्वारा तो काफ़ी समझदार ये हो जाएंगे, अंग्रेज़ों के मूल्यों को भी ये अपना पाएंगे, ईसाई धर्म को भी ये अपना पाएंगे, और ईसाई धर्म की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें ये एक्सेप्ट भी कर लेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। आने वाले हर नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बने बेल के आइकन पर भी क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं ये टॉपिक आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।